मेघा प्रशंसा भरी निगाहों से राधा आंटी को निहार रही थी। उचक उचक कर हर इवेंट में भाग लेती राधा आंटी का उत्साह देखने लायक था। अवसर था बच्चों के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन का। मेघा का कितना मन था कि मम्मी जी पापा जी भी स्कूल चलें। आज तो उन्हीं का फंक्शन था, पर हमेशा की तरह उन्होंने घर में रहना ही पसंद किया। सौरभ एक ऑफिस मीटिंग के सिलसिले में वैसे ही शहर से बाहर थे। मन मारकर मेघा को अकेले ही आर्य को लेकर स्कूल आना पड़ा था। अरे मेघा बेटी, कैसी हो? राधा आंटी ने पुकारा तो मेघा प्रणाम करते हुए उनके पांव छूने झुकी, पर आंटी ने उसे बीच में ही अपनी बाहों में भर लिया। मैं ठीक हूँ आंटी, आपको सभी इवेंट्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते देख बहुत अच्छा लगा। आपके जोश और उत्साह से तो हमें सीखना चाहिए। चलो, तुमने तारीफ़ कर दी तो मन को सुकून मिला, वरना मैं सोच रही थी कि लोग कह रहे होंगे कि बासी कढ़ी उबाल खा रही है। नहीं आंटी, आप ही क्या, सभी को देखिए, सब उत्साह से लबरेज नज़र आ रहे हैं। वाकई आप सभी को इतने अच्छे मूड में देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। भाई साहब भाभी जी आज भी नहीं आए। राधा आंटी का स्वर गंभीर था। हाँ आंटी, देखिए ना, मैंने कहा भी आप ही का फंक्शन है, पर वे कहने लगे दिवाली की बहुत थकान हो गई है, घर पर ही आराम करेंगे, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, उम्र हो गई है उनकी। उनका मानना है कि कोई गंभीर बीमारी न होते हुए भी बुढ़ापा अपने आप में ही एक बीमारी है। हर वक्त थके थके और अपने आप में ही लगे रहते हैं। कभी कभी तो मैं और सौरभ यह सोचकर खुद को अपराधी सा महसूस करने लगते हैं कि पापा के रिटायरमेंट के बाद उन्हें यहाँ लाकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। अपार्टमेंट में कुछ और लोगों के माता पिता भी साथ रहते हैं। हम चाहते हैं कि मम्मी जी पापा जी उनके साथ ही सुबह पार्क में घूम लें। मेरी एक मुंह फट पड़ोसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने उन्हें घर में कैद कर रखा है। पूरी बात बताते बताते मेघा का मुंह रुआंसा हो गया था। अरे, कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं ही वक्त निकाल कर किसी दिन उनसे मिलने आती हूँ। जी आंटी, अवश्य, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आंटी और उनके घर वालों से विदा लेकर मेघा ने आर्य को खोजा और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर चल पड़ी। सबके दादा दादी आए थे और वे सभी स्पोर्ट्स में भाग भी ले रहे थे। मेरे दादा दादी क्यों नहीं आए मम्मा? आर्य ने मासूमियत से पूछा तो मेघा के कदम और भी भारी हो उठे। बेटे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, थकान महसूस कर रहे थे। तुम भी अब बहुत थक गए हो, सो जाओ, घर आएगा तब मैं उठा दूंगी। राधा आंटी ने ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराया, वे अगले दिन ही आ गई। छुट्टी का दिन था, सौरभ टूर से लौट आए थे। वह और मेघा बालकनी में बैठकर चाय का लुत्फ उठा रहे थे। मेघा ने आंटी को टैक्सी से उतरते देखा तो भागकर उन्हें रिसीव करने नीचे आ पहुंची। आपने बहुत अच्छा किया जो आज छुट्टी के दिन आ गई। अब पूरा दिन रुकिएगा, रात को खाना खाकर जाइएगा। मैं और सौरभ आपको छोड़ आएंगे। मैंने घर आकर मम्मी जी को बताया था कि आप स्कूल में मिली थी। वे भी आपको बहुत याद कर रही थी। अभी देखना आपसे मिलकर कितनी खुश होंगी। बातें करते करते दोनों ऊपर आ पहुंची थी। सौरभ ने भी आकर बुआ जी के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। आर्य नज़र नहीं आ रहा है? वह सो रहा है आंटी, अभी उठाती हूँ। आप तब तक मम्मी जी पापा जी से मिल लें। पापा जी कमरे में अखबार पढ़ रहे होंगे और मम्मी जी पूजा घर में हैं। दूर के रिश्ते की ननद राधा जी को देखते ही सावित्री जी का चेहरा खिल उठा। सामने ही पूजा के चांदी के बर्तनों का ढेर लगा था। वे उठने की चेष्टा करने लगी तो राधा जी ने उन्हें ज़बरदस्ती बिठा दिया। मैं 5 मिनट में भाई साहब से मिलकर आती हूँ, यहीं बैठकर गपियाते हैं। मैं पूरा दिन यहीं हूँ। राधा जी 5 की जगह पूरे 25 मिनट लगाकर लौटी तो सावित्री भाभी को अपना इंतज़ार करते पाया। मेघा बता रही थी कि तुम उसे आर्य के स्कूल में मिली थी। हाँ, आप और भाई साहब क्यों नहीं आए? कितना अच्छा प्रोग्राम था, सब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने कितना एंजॉय किया। मेघा और आर्य आप दोनों को बहुत मिस कर रहे थे। अब क्या बताएं, हमसे तो यहाँ घर से बाहर निकला ही नहीं जाता, किसी को जानते ही नहीं हैं हम यहाँ। भाभी, बाहर निकलोगी तभी तो जानोगी सबको। आसपास भी हमारे जैसे ही लोग हैं। हमें संकोच होता है, हमारे शहर की बात अलग थी। यहाँ के लोगों का रहन सहन बोलचाल सब कुछ अलग है।
मॉडर्न है। हमारी उम्र की औरतें भी सलवार सूट में घूमती हैं। हमने तो सारी ज़िंदगी सीधे पल्ले की साड़ी में निकाल दी, कभी उल्टा पल्ला भी नहीं डाला। अब यहाँ सलवार सूट कैसे पहन ले? मेघा ने कहा, आपसे पहनने को नहीं, वो कुछ नहीं कहती, पर हमें तो लगता है ना कि हमारी वजह से कहीं लोगों को शर्मिंदगी न उठानी पड़ जाए। कहीं किसी से अंग्रेजी में कुछ बोल दिया, किसी ने अंग्रेजी में कुछ बोल दिया और हम न समझ पाए, न जवाब दे पाए तो? आप बेकार की बातें सोचकर खुद ही परेशान हो रही हैं और घर वालों को भी परेशान कर रही हैं। कोई ऐसा नहीं सोचता। अरे इतनी फुर्सत किसे है? आज की जनरेशन वैसी नहीं है जैसी आप समझ रही हैं। उनकी सोच आधुनिक है क्योंकि यह वक्त की ज़रूरत है, पर वे अपने संस्कार नहीं भूले हैं। रीति रिवाजों के नाम पर होती ढकोसलेबाजी से वो दूर भागते हैं, पर बुज़ुर्गों का सम्मान करना बखूबी जानते हैं। वो चाहते हैं कि घर के बुजुर्ग खुश रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। तीज त्यौहार, अन्य विशेष पर्व उत्सव पर उन्हें उनका आशीर्वाद मिलता रहे। सावित्री जी ध्यान से ननद की बातें भी सुन रही थी और साथ साथ चांदी के बर्तन भी सावधानी से चमकाई जा रही थी। राधा जी का ध्यान उनकी बातों पर भी था और गतिविधियों पर भी। सावित्री जी की टिप्पणी से राधा जी को यह तो समझ आ रहा था कि भाभी की सोच उनसे अलग है, पर कितनी अलग। भाभी, आपका यहाँ मन तो लग रहा है ना? आपकी बराबरी के लोग होंगे इधर। हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो कैसे पता चले? वैसे भी लोगों से मिलने जुलने, घूमने फिरने की उम्र नहीं रही अब हमारी। सच तो यह है कि अब हम किसी काम के ही नहीं रह गए हैं, तो कहीं जाएं न जाएं, किसी से मिलें न मिलें, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। राधा जी को समझते देर नहीं लगी कि उनकी भाभी पर निराशावादी दृष्टिकोण पूरी तरह हावी है और समय रहते उन्हें इससे नहीं निकाला गया तो वे अवसाद की स्थिति में भी जा सकती हैं। उनका हाथ बटाने के उद्देश्य से राधा जी ने कुछ बर्तन अपनी ओर खींचकर साफ करने आरंभ कर दिए। लाइए, मैं करवा देती हूँ। पर भाभी, आपने यह बर्तनों का ढेर निकाला किस लिए था? अरे कमाल करती हो, दीपावली पूजन के लिए निकाले थे, और किस लिए? पर क्या ज़रूरत थी? इनके बिना भी तो काम चल सकता था। प्रत्युत्तर में सावित्री जी ने घूर कर देखा तो राधा जी बोल उठी, नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपको इन्हें सहेजना संभालना पड़ रहा है, व्यर्थ ही परेशानी हो रही है। बाहर जो रूटीन के स्टील के बर्तन हैं उन्हीं से काम चला लेती, इन्हें बाहर निकाल कर काम लेती रहेंगी तो ये खराब नहीं हो जाएंगे? आखिर इतने कीमती हैं। सावित्री जी ने प्रत्युत्तर में अपनी ननद को ऐसे देखा मानो उसने कोई बहुत बेवकूफ़ी वाली बात कर दी हो। अरे मेरी भोली ननद रानी, समय समय पर बाहर निकालती रहती हूँ, काम लेती रहती हूँ, वापस साफ करती रहती हूँ, तभी तो इनकी चमक और खूबसूरती बरकरार है, वरना अंदर रखे रखे काले नहीं पड़ जाते। भाभी, आपको निर्जीव वस्तुओं का इतना ख्याल है और सजीव वस्तुओं का जरा भी नहीं? क्या मतलब? सावित्री जी बुरी तरह चौंक उठी थी। मेरा मतलब है, आप भाई साहब और खुद को भी तो कभी कभी बाहर निकाल सकते हैं, पड़ोसियों रिश्तेदारों से मिलजुल सकते हैं, उनके और घर वालों के साथ हंस बोल सकते हैं। आपके बेटे बहू, यहाँ तक कि आपका पोता भी आपके साथ के लिए तरसता रहता है। पर हम तो समझते थे कि अब किसी को हमारी ज़रूरत नहीं रह गई है। सावित्री जी अभी भी असमंजस की स्थिति में थी। आपकी यही सोच गलत है जिसे आपको बदलना है। आज परिवार में हम बड़े बुजुर्गों की स्थिति इन चांदी के बर्तनों की तरह ही है। वक्त के साथ साथ इनका प्रयोग घटता जा रहा है, पर इनकी महत्ता कम नहीं हुई है, बल्कि समय के साथ साथ इनका मूल्य बढ़ता जा रहा है। इन्हें घर में पाकर, सहेज कर, औरों को दर्शाकर घर वाले गौरव महसूस करते हैं। इनके घर में रहते भविष्य को लेकर एक सुरक्षा भाव बना रहता है। घर में इनकी उपस्थिति घर की शांति, उन्नति और समृद्धि को दर्शाती है। इनकी मौजूदगी घर के वातावरण में एक अलौकिक पवित्रता ले आती है, जिसके वशीभूत घर के सदस्य सुख और आनंद के सागर में गोते लगाकर अद्भुत सुकून महसूस करते हैं। सावित्री जी फटी आंखों से कभी सामने साफ करके रखे चांदी के बर्तनों को निहार रही थी, तो कभी अपनी ननद को। वे और उनके पति कभी सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने बारे में क्यों नहीं सोच पाए? आपको इन बर्तनों से बहुत लगाव है ना भाभी? हाँ बिल्कुल, अपनी जान से भी ज़्यादा सहेज कर रखती हूँ मैं इन्हें।
आपको इन निर्जीव चीज़ों से इतना मोह है क्योंकि ये बरसों से आपके साथ हैं। फिर आप तो हाड़ मांस के इंसान हैं। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि इतने बरस आपके साथ रहने के बाद अब बच्चों का आपके प्रति मोह खत्म हो गया होगा? आप और बच्चे दोनों ही एक दूसरे को अपना सारा वक्त तो नहीं दे सकते, पर कुछ विशेष अवसरों पर एक दूसरे से मिलकर आशीर्वाद देकर प्यार करके अपनी उपस्थिति दर्शाकर एक दूसरे को संतुष्ट महसूस करवा सकते हैं। इससे न केवल उन्हें बल्कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी आपने ही कहा था कि किसी वस्तु की सार संभाल करके उसे उपयोगी और मूल्यवान बनाए रखना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन अपने आप को उपयोगी और दूसरों की नज़रों में मूल्यवान बनाए रखना इंसान के अपने हाथ में होता है। राधा जी की बातों ने सावित्री भाभी को आत्मविश्लेषण के लिए मजबूर कर दिया था। क्या उन्होंने और उनके पति ने कुएं के मेंढक बनकर खुद को दुनिया से काट सा लिया है? खुद ही अपने आप को बोझ मानकर कहीं वे वाकई घर वालों के लिए बोझ तो नहीं बनते जा रहे हैं? वक्त के साथ बूढ़ा तो हर इंसान को होना है, पर खुद को उपयोगी और मूल्यवान बनाए रखकर वह खुद भी खुश रह सकता है और दूसरों को भी खुश रख सकता है। मम्मी जी, चाय नाश्ता लगा दिया है, आप राधा आंटी और पापा जी को लेकर लॉबी में आ जाइए। सौरभ भी नहा चुके हैं, बस आ ही रहे हैं। मेघा की पुकार सुनाई दी तो सावित्री जी जैसे चौंक गई। उन्होंने फटाफट चांदी के सारे बर्तन समेटे और पेटी में रख दिए। उनके डाइनिंग टेबल पर पहुंचने तक बाकी लोग भी आ चुके थे। मेघा रसोई में चाय छान रही थी। वे मेघा के पास जा पहुंची। लंच में शकरकंद की खीर मैं बनाऊंगी। सौरभ और आर्य दोनों को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। मेघा आश्चर्य और खुशी से मम्मी जी को देखने लगी। सौरभ दीपक जलाने पूजा घर की ओर बढ़ रही थी। मेघा ने सबके प्यालों में चाय उड़ेलना आरंभ ही किया था कि पूजा घर से सौरभ की पुकार सुनाई दी। माँ, आपने यहाँ से चांदी के बर्तन हटा लिए क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ? सावित्री जी ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। पूजा घर में कदम रखते ही एकदम खाली सा महसूस हुआ। लगा जैसे मंदिर की आभा ही चली गई। गौर से देखा तो पता चला चांदी के सारे बर्तन गायब हैं। चांदी के बर्तन थे तो पूजा में भव्यता और पवित्रता का आभास होता था। राधा जी ने भेद भरी मुस्कान से अपनी भाभी को देखा। सावित्री जी मुस्कुराए बिना न रह सकी। अभी नाश्ता करके सारे बर्तन वापस पूजा में सजा देती हूँ। नहीं, रहने दो, आपको उन्हें सहेजने रखने में तकलीफ़ होगी। अरे तकलीफ़ कैसी, पूजा घर तो वैसे भी पूरा मैं ही सहेजती संभालती हूँ। बात समाप्त करने से पूर्व सावित्री जी यह जोड़ना भी नहीं भूली, अपनों के लिए कुछ करने में तो हमेशा खुशी ही मिलती है। हंसते खिलखिलाते नाश्ता करते उस परिवार को देखकर एक ही बात कही जा सकती थी, दीपावली चली गई थी पर अपनी रौनक पीछे छोड़ गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।